नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी, सर्दी या हो बरसात, हर मौसम में खेत मांगे आपसे कुछ नया, कुछ खास। मौसम का तो रखना है ही हमें ध्यान, साथ ही लेनी है वैज्ञानिक सलाह भी। सचमुच किसान भाइयों, आपको हर रोज नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बदलते मौसम के साथ साथ कृषि कार्यों में बदलाव लाना है। भले हम अभी की बात क्यों ना करें, इस समय रबी का मौसम है और रबी के मौसम में खेतों में हमारी फसलें लगी हुई हैं और अब समय है इनमें सिंचाई प्रबंधन का। ये कैसे की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं और साथ ही हम जानेंगे कि जैविक खेती का क्या महत्व है हमारी कृषि में, यानी कितना कुछ खास है आज आपके लिए। तो चलिए बिना समय गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कृषि के कुछ मुख्य समाचारों पर। किसानों को मिलेगा कैशलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण। गेहूं की फसल में जिंक की कमी को कैसे पहचानें, सेम की बुआई विधि, पशु में जेर डालने की समस्या और अंत में किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए कैशलेस व्यवस्था अपनाने हेतु निरंतर प्रशिक्षण देने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने अभी अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और अध्यक्ष एवं सचिव कृषि मंडी समितियों को यह निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि विमुद्रीकरण के बाद प्रदेश की मंडियों में किसानों को सुगम भुगतान और वाणिज्य गतिविधियों को निर्बाध जारी रखने के विभिन्न कैशलेस उपायों के परिणामों को देखते हुए किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जाए। जिंक की कमी सबसे पहले पौधे के नीचे से तीसरी या चौथी पत्ती पर नजर आती है। इससे पत्तियों के बीच में हल्के पीले रंग के अतिरिक्त धब्बे आ जाते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े सफेद, पीली व हरे रंग में बदल जाते हैं। बाद में इनसे ऊपर व नीचे वाली पत्तियां भी प्रभावित हो जाती हैं। अधिकतर ये लक्षण पत्तियों के मध्य भाग में बुआई के 25 से 30 दिन बाद दिखाई देती हैं। सबसे बाद में पत्तियां मुड़ जाती हैं और शिथिल होकर गिर जाती हैं। नोक वाला सिरा हरा हो जाता है। जस्ते की कमी के कारण फसल कम से कम 2 हफ्ते पहले पक जाती है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। सेम को वर्ष में 2 बार बोया जाता है, फरवरी, मार्च व जून, जुलाई। सेम की बीज की मात्रा 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर सेम को किसी और फसल के साथ मिलाकर बोना है तथा 2 से 3 किलो बीज की मात्रा इसमें लगती है। इसको बोने के लिए तैयार खेत में 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। उनके दोनों किनारों पर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर बीज बोना चाहिए। जब पौधे लगभग 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तो एक स्थान पर केवल एक ही पौधा रहना चाहिए। पौधे को सहारा देकर चढ़ाना लाभप्रद रहता है। पशु में जेर डालने की समस्या। मादा पशुओं द्वारा बच्चा जनने के बाद में लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर पशु जेर डाल देता है और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे के अंदर जेर डाल देना चाहिए। यदि पशु 8 घंटे तक जेर नहीं डाले तब समस्या अधिक बढ़ सकती है, जैसे पशु की आयु अधिक हो या पशु शरीर से कमजोर हो। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। यदि पशु समय पर जेर नहीं डाले तब आप एक देशी तरीका अपना सकते हैं, जैसे गुड़ 780 ग्राम, अजवाइन 60 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम तथा मेथी दाना 15 ग्राम को 1 लीटर पानी में उबालकर गुनगुना ठंडा करके पशु को एक बार दें। एक्सप्लेटा पाउडर 20 ग्राम 4-4 घंटे 2 बार दें। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि देरी से बोई गई सरसों की फसल में सतत निगरानी रखें व इसमें झुलसा रोग, सफेद फफोला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की आने की संभावना है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 2.5 ग्राम मेन्कोजेब या 2 ग्राम रिडोमिल MZ72 दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 45 दिन की फसल पर प्रथम छिड़काव व 55 से 60 दिन की फसल पर दूसरा छिड़काव करें। और किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सबसे पहले जानते हैं प्याज के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 260 रुपए और अधिकतम 600 रुपए, बुरहानपुर में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 500 रुपए, हाटपिपलिया में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 400 रुपए और इंदौर में न्यूनतम 150 रुपए और अधिकतम 950 रुपए। इसके बाद जानते हैं हरी मिर्च के प्रति क्विंटल भाव। हरदा में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1300 रुपए, नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 600 रुपए, सागर में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए और शाजापुर में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम भाव 1500 रुपए रहा। अंत में जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 800 रुपए, इंदौर में न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 500 रुपए, सागर में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 700 रुपए और भोपाल मंडी में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम भाव 500 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है सिंचाई के समय जब हम रबी की सिंचाई की बात करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इन सभी विषयों पर आइए लेते हैं जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं अजीत कुमार साहू जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र इछावर से हैं। हमारे मध्य प्रदेश में संसाधनों की विविधता है। तो जहाँ सिंचाई की बात करते हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, जो वर्षा आधारित खेती करते हैं। कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि अर्ध सिंचित दशाओं में खेती करते हैं, जहाँ पर वो 1 या 2 बार सिंचाई कर पाते हैं। और कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास जल की उपलब्धता है और वो फसल में 3 से 4 पानी देते हैं और पूर्ण सिंचित फसल लेते हैं। अब जिस प्रकार हमारे संसाधन हैं उसी प्रकार वे किस्मों का भी चुनाव करते हैं। तो बात करते हैं हम रबी की मुख्य फसल गेहूं से। गेहूं की जो पूर्ण सिंचित किस्में हैं, जिनमें मुख्य रूप से
HI 1544 जिसको हम पूर्णा कहते हैं, GW 322, GW 273 और इसके अलावा MPO 1215, HI 8663 जिसका नाम पोषण है, पूसा मंगल HI 8713 और पूसा अनमोल जिसका नंबर है HI 8737। तो ये जो मुख्य किस्में हैं ये पूर्ण सिंचित दशाओं में ली जाती हैं। अब इनमें हमको पानी देना है, तो सिंचाई के समय हमको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सिंचाई कब, कैसे और कितनी मात्रा में दें। तो सबसे पहले हमको ये मालूम हो कि हम पानी कैसे दें। किसान अपने संसाधन के अनुसार कहीं स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं और कहीं खुला पानी देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम स्प्रिंकलर का उपयोग करके लगभग 30% जल की बचत कर सकते हैं। तो खुले पानी की तुलना में स्प्रिंकलर में हमको ज़्यादा अच्छी क्षमता मिलती है और पानी का सदुपयोग होता है। अब बात करते हैं कि सिंचाई हमको कब कब देनी है। तो गेहूं की जो मुख्य फसल है हमारी, उसमें अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं। इन क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई देने पर हमको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है जब गेहूं 17 से लगभग 22 दिन का हो जाता है, जिसको कि हम शीर्ष जड़ अवस्था कहते हैं। इसमें गेहूं में नई जड़ें निकलनी शुरू होती हैं, तो उनके विकास के लिए पौधे को पानी की आवश्यकता रहती है और ज़मीन भी ढीली हो जाती है। तो पहली सिंचाई हमको शीर्ष जड़ अवस्था जो कि 17 से 21 दिन की अवस्था रहती है उस समय देना है। इसके पश्चात जो दूसरा पानी है वो हम जब पौधे नए कण से निकालना या कूचा निर्माण करना शुरू करता है लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पर, उस समय हमको पौधे को दूसरा पानी देना है। अब जो तीसरी अवस्था आती है वो रहती है कि पौधा गभोट में चला गया है और अब उसमें बालियाँ निकलनी शुरू होने वाली हैं, जिसको कि हम अंग्रेजी में PI स्टेज भी कहते हैं। तो उस समय हमको गेहूं में तीसरा पानी देना है। ये 60 से 65 दिन की अवस्था रहती है और इस अवस्था में हमको ये ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना होने पाए। तो इस प्रकार जो है ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था ये है कि जब पौधा हमारा पुष्पन पे आता है तो उस समय हमको पानी देना है। तो ये गेहूं की प्रमुख अवस्थाएं हैं जिनमें हम पानी देते हैं। और भारी अवस्थाओं में भारी जो मिट्टी रहती है उनमें हमको ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 पानी में फसल हमारी पक जाती है। अब यदि कुछ हल्की ज़मीन है तो हम उसको एक बार पुनः पानी दे सकते हैं जब पौधों में दाना बनना शुरू हो जाता है और उस समय दूध भराव की स्थिति आती है। तो जब दानों में दूध भराव होने लगे उस समय हम पानी दे सकते हैं। तो ये रही बात हमारी गेहूं फसल की, जिसमें हम शुरुआती दौर में 3 पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से और उसके पश्चात हम खुला पानी देते हैं। अब बात करते हैं चना फसल की। तो चना फसल में मुख्य रूप से हमको 2 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि चना फसल की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं तो इसकी जल मांग भी कम रहती है और ये काफ़ी गहराई से पानी का अवशोषण कर लेती हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि चना फसल में अधिक पानी ना हो और नहीं तो पौध गलन की समस्या आती है। चने की फसल में पुष्पन के पूर्व एक पानी लगभग 35 दिन की अवस्था पे हमको देना रहता है। इसके पश्चात हम जैसे फली निर्माण की अवस्था आती है, जब दानों का भराव शुरू हो जाता है तो उस समय हम दूसरा पानी भी दे सकते हैं। और चने में जो है हमको इन 2 पानी में अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी भारी मिट्टी रहती है, उन जगहों पे हमको ध्यान रखना है कि हम 1 पानी में ही फसल ले सकते हैं। इसके अलावा मसूर है, तो मसूर और अलसी में भी हमको पुष्पन से पूर्व 1 पानी दे देना है और फली निर्माण के समय हम दूसरा पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार जल का सही प्रबंधन करना है, हमको सही अवस्थाओं पे देना है। और रही बात मात्रा की, तो 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर गहराई तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 1 लाख लीटर पानी लगता है। हमारे 5 HP पंप का डिस्चार्ज लगभग 400 लीटर प्रति मिनट रहता है, यानी कि 1 घंटे में 24,000 लीटर पानी निकलता है। तो 4 से 5 घंटे की एक शिफ्ट में हम 1 सिंचाई पूरी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम फसलों में पानी कब, कितनी मात्रा में और कैसे देना है, ये सब जान करके फसलों में सिंचाई प्रबंधन बेहतर तरीके से कर और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती को मुनाफे का सौदा कौन नहीं बनाना चाहता, लेकिन इस आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि ऐसे कई कार्य हैं, कृषि कार्य हैं, जिन्हें हम जो कर रहे हैं हमें तो मुनाफा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण पर, हमारी प्रकृति पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रासायनिक खाद के दुष्परिणामों की। इसका सबसे सरल माध्यम है, इससे बचा जाए वो बहुत ही सरल माध्यम है, और वो है जैविक खेती। इसका महत्व क्या है, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। वर्तमान में अब सबसे बड़ी बात ये आ रही किसान भाइयों के सामने कि हम जैविक खेती तो साफ करना चाहते हैं, पर हमारे पास उतना उसका मटेरियल नहीं है या जैविक चीज़ें हमारे पास नहीं है। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ उपाय सुझाव दे रहे हैं कि हम जैविक खाद तैयार करना चाहते हैं तो उसमें कई प्रकार की जैविक खादें तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारी केचुआ खाद है, नाडेफ गड्ढे बनाकर कर सकते हैं। और नाडेफ गड्ढे 3 प्रकार के होते हैं, कच्चा नाडेफ, पक्का नाडेफ और भू नाडेफ। तो ये जो है हमारे माध्यम, जिसके माध्यम से जैविक खाद तैयार की जा सकती है। हम इसमें एक माध्यम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि भू नाडेफ क्या होता है। जो भू नाडेफ होता है, इसमें किसान का कोई खर्चा नहीं आता है और ये बहुत ही आसान होता है, और गोबर की कम मात्रा में भी इसको हम जो है जैविक खाद तैयार कर सकते हैं इसके माध्यम से। जिसकी विधि इस प्रकार हो सकती है कि सबसे पहले कृषक भाई हमारे ज़मीन पर, जहां हमारा जगह हो खेत के आसपास ही, वहीं पर एक गड्ढे का निर्माण करते हैं, जिसमें गड्ढे की हमारी गहराई जो है लगभग 3 फुट रखते हैं हम लोग, और उसकी चौड़ाई 5 से 6 फुट और लंबाई 10 से 12 फुट तक आकार का एक गड्ढा हम तैयार कर लेते हैं। और इस गड्ढे में हम जैविक माध्यम से फिलिंग करते हैं, भराई करते हैं, जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले अंदर सबसे पहली परत 1 इंच की परत हम मिट्टी की, जो हमारी बारीक मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी हो सकती है, उस बारीक मिट्टी का 1 इंच परत हम बना लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारा जो जैविक माध्यम, मतलब ठूट है या जो भी अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं, नरवाई है या दूसरे अन्य जो झाड़ने का जो सामान होता है, या जो बचा हुआ सामान है, या भूसा है, इत्यादि कचरे को जो हम तैयार करके रखे हैं उसका उपयोग किया जाता है। कचरे में हम ये ध्यान रखते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे ईंट है, पत्थर है, कांच है, इन चीज़ों या पॉलीथीन है, इन चीज़ों को कचरे में हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सड़ती नहीं हैं। इसलिए जो भी हमारे पौधे के भाग हैं, चाहे वो पत्ती हो, टहनी हो हल्की या बिछावन हो, इन सब चीज़ों का हम उपयोग कचरे के रूप में कर सकते हैं। तो पहली परत 1 इंच की हम मिट्टी की जमाते हैं, उसके बाद 2 या 2.5 इंच परत मोटी हम जो है कचरे की जमा लेते हैं। इसके बाद हम गोबर के घोल का इस पर छिड़काव कर सकते हैं। गोबर का घोल जैसे हम तैयार कर लेते हैं, 50 किलो गोबर लेते हैं, उसमें 100 लीटर पानी में अगर घोल बना लेते हैं तो ये गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है, जिसको हम इस कचरे के ऊपर छिड़काव करते हैं, जिससे कचरा हमारा तरबतर हो जाता है। इसके बाद फिर एक जो है परत हम मिट्टी की लगाते हैं, फिर एक
2 से 2.5 इंच की परत हम कचरे की लगाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी, फिर घोल, फिर कचरा। इस प्रकार से हम तह बाई तह इसको हम गड्ढे को ऊपर तक भर लेते हैं। इस प्रकार जब फाइनल गड्ढा हमारा ऊपर तक भर जाता है, उसके बाद हम मोटी परत मिट्टी की लिपाई करके पूर्ण रूप से एयर टाइट कर देते हैं, मतलब गड्ढे को पूरा बंद कर देते हैं। फिर हम इंतज़ार करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 1 महीने के अंदर गड्ढा हमारा बैठ जाता है, क्योंकि इसमें अब जो है सड़न की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और हमारे खाद बनना का प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। इसके 1 महीने के बाद आप क्या करें कि जो हमारा अगर गड्ढा नीचे तक बैठ जाएगा मटेरियल, तो उसको दोबारा ही इन्हीं परतों से हम दोबारा ऊपर तक फिर भर सकते हैं। तो उसमें आप फिर वही मिट्टी डालें, फिर कचरा डालें, उसके पास गोबर का घोल छिड़काव करके कचरे को तरबतर कर दें, उसके बाद फिर जो है मिट्टी डालें, फिर घोल डालें, फिर कचरा। इस प्रकार से हम ऊपर तक भर के फिर फाइनली उसको हम बंद कर देते हैं मिट्टी से। फिर हम देखते हैं कि 2.5 से 3 महीने का जब हमारा गड्ढा हो जाता है ये, तो इसमें हम बांस की लाठी से या डंडे से उसमें गड्ढे बना देते हैं, मतलब अंदर डालते हैं, जिससे कि जो हमारा इसके अंदर का तापमान है वो कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी इसके अंदर रहेगी। जहाँ भी सड़न की प्रक्रिया होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक तापमान बढ़ता है। तो जब ये हम गड्ढे इसमें कर देते हैं बांस से या किसी डंडे से, तो उसमें से हमारा तापमान उसका कम हो जाता है। इस प्रकार से 3.5 से 4 महीने के अंतर्गत ये हमको ये गड्ढा तैयार होगा, इसमें एक अच्छी खाद तैयार हो जाती है। इस खाद का उपयोग हम लोग अपने खेतों में कर सकते हैं। अब साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि आजकल हम जो उपयोग कर रहे हैं जैविक खादों का, उसका भी तरीका हमको सही जानना आवश्यक है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि खाद हमेशा हमको नमी खेत में होना हो उस समय हमको करना चाहिए। जैसे आपको गर्मी में जून में या जुलाई में जब भी आप खाद जून में करना चाहते हैं उपयोग, तो पहले खेत में जुते हुए खेत में खाद को हम डाल लेते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, जो भी खाद डालना है। उसके बाद ज़मीन में मिलाना आवश्यक होता है। तो जुताई करके पाटा लगा के मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से इस खाद को मिला देना चाहिए। जब नमीदार खेत में खाद मिलाई जाती है तभी इसका हमको पूर्ण रूप से लाभ होता है। अदरवाइज जो है दूसरे तरीके से कुछ किसान भाई हमारे गर्मी में खाद तो डालते हैं गोबर की खाद, पर उसको ज़मीन में नहीं मिलाते, या उसका जुताई करके पाटा करके अगर मिट्टी के अंदर खाद को नहीं मिलाया जाएगा गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, तो उसका हमको पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इसको नमी में मिला देते हैं, तो वो हमारी खाद देने का एक सही तरीका होता है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई जैविक खेती यदि करना चाहते हैं तो पहले जैविक खाद तैयार करने का माध्यम भी हमको समझना पड़ेगा, और ये जो हम तरीका बता रहे हैं, जो हमने मेथड बताया है, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में हम लोग जो है इसका खेत में उपयोग करें। साथ ही साथ दूसरे भी जैविक जो तत्व हैं उनका भी उपयोग करें, जैसे जैविक फर्टिलाइज़र आते हैं, PSB कल्चर है, एजेटोबैक्टर है, और दूसरे कल्चर भी हैं, ये भी ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये भी हमारे जो जैविक कल्चर हैं, इनका भी अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे ज़मीन के अंदर हमारे जो जैविक माध्यम, जैविक जीवाणु, उनकी संख्या बढ़ती है और हमारी भूमि भी उर्वर बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जिससे निरंतर जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि किस प्रकार से आपको रबी मौसम में सिंचाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही आपने जाना कि किस प्रकार से आप जैविक खेती से जुड़ सकते हैं और इसका महत्व क्या है। हमें उम्मीद है आज आपने इस कार्यक्रम में जो भी बातें जानी हैं उनको आप अपने कृषि कार्यों में अवश्य प्रयोग में लाएंगे।
अब किसान भाइयों, समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।